अभी तक जो हमने स्टेट मैनेजमेंट पढ़ी है दैट इज काइंड ऑफ अ लोकल स्टेट। लोकल स्टेट का मतलब क्या है कि ऐसी स्टेट, स्टेट का मतलब वेरिएबल, ठीक। तो अगर मैं लोकल स्टेट बोलूं तो इसका मतलब ऐसी स्टेट या ऐसा वेरिएबल जो सिर्फ इसी फंक्शनल कंपोनेंट में एक्सेसिबल है, इससे बाहर अवेलेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे x, अभी स्टेट वेरिएबल्स कितने हैं, दो है ना मेरे पास, एक x है और एक इज डिसेबल्ड है। अगर मैं चाहूँ कि मैं इस ऐप के कंपोनेंट से बाहर इन दो वेरिएबल्स को यूज करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता, कोई सूरत नहीं है। अभी तक जितना काम हमने पढ़ा है इन दोनों स्टेट वेरिएबल्स को इस फंक्शन से बाहर हम यूज नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज लोकल स्टेट ऑफ द फंक्शनल कंपोनेंट। खैर, कल हमने ये काम किया था, कल एक छोटा सा टॉपिक बीच में आ गया था, टर्नरी ऑपरेटर मैंने यूज करके वापस रिमूव कर दिया था बिकॉज आपसे पूछा था तो आप में से आधे लोगों ने हाथ खड़ा किया था जी हमें टर्नरी ऑपरेटर का पता है, आधे का नहीं पता। हालांकि बेसिक चीज है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से मैं समझाने लगा हूं ना, ये एक रॉकेट साइंस है, लोगों को इसका डिफरेंस पता नहीं होता। तो ये अंदाज जरा समझिएगा। नॉर्मली हमने जब भी कोई चीज़ चेक करनी होती है ना तो हम ये करते हैं, इफ़, यानी लेट सपोज मैं इस कंडीशन को लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी अगर x जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो x की वैल्यू में क्या कर दो, डिक्रीमेंट कर दो। और मैं एल्स बना के, वैसे इसका कोई मकसद नहीं है लेकिन मैं जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ, मैं एल्स बना के कहता हूँ जी कि एल्स में क्या करो, सेट x करके x में क्या कर दो, +6 कर दो। इसका मतलब यह है कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या करो, x में डिक्रीमेंट करो 6 का, एल्स अदरवाइज x में क्या करो, इंक्रीमेंट करो 6 का। यहां तक बात समझ आ गई है। अब बात ये, इसका शायद इट डजंट मेक एनी सेंस, लेकिन जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं एग्जैक्टली यही चीज, इसको हम कहते हैं इफ एल्स ब्लॉक। इसको हम क्या कहते हैं, इफ एल्स ब्लॉक। यही काम करने का एक और तरीका है, और वो तरीका सिंपल, इससे शॉर्ट भी है, और फिर भी वो तरीका पढ़ा दूं तो फिर मैं डिफरेंस बताऊंगा कि इस तरीके में और इस तरीके में डिफरेंस तो खैर खुद ही समझ आ जाएगा, लेकिन कहाँ एप्लीकेशन, टर्नरी ऑपरेटर कहाँ यूज कर सकते हैं हम, या कहाँ यूज करेंगे, और ये ब्लॉक वाला काम कहाँ शुरू करेंगे, ठीक है। तो यही काम एग्जैक्टली कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो एक चीज प्रिंट करो या एक चीज प्रोसेस कर दो, और अगर फॉल्स हो तो इफ एल्स में जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं दोनों में से एक वक्त में एक ही चलती है, या इफ या एल्स बेस्ड ऑन द कंडीशन बीइंग ट्रू और फॉल्स। तो मैं यही चीज अगर लिखने का शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करूं तो मैं ये लिखूंगा x इज ग्रेटर देन 0, एग्जैक्टली सेम कंडीशन, साथ में लिखूंगा क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये क्वेश्चन मार्क को टर्नरी ऑपरेटर करते हैं। टर्नरी का मतलब 3 होता है बेसिकली, जिस तरह यूनरी ऑपरेटर का मतलब ऐसा ऑपरेटर जिसको एक ऑपरेंड की जरूरत होती है। ऐसा कोई है आपके जहन में? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं होते जिनको एक ऑपरेंड की, ऑपरेंड क्या होता है, ऐसा एक्सप्रेशन या ऐसा वेरिएबल या ऐसी वैल्यू जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म होना होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ ना 6 + 6, तो ये 6 और 6 क्या है, ऑपरेंड्स हैं, और बीच में प्लस क्या है, ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर, ये प्लस ऑपरेटर यूनरी है, बाइनरी है? बाइनरी है। क्यों बाइनरी है? क्योंकि प्लस को एडिशन करने के लिए एटलीस्ट कितने ऑपरेंड्स चाहिए, 2, तो 2 का मतलब है बाइनरी। अगर मैं सिंपली ये कर दूं, मेरे पास एक वेरिएबल है a, तो मैं a में प्लस प्लस कर दूं, तो प्लस प्लस क्या करता है, एक का इंक्रीमेंट करता है। तो मुझे बताएं कि प्लस प्लस को एक ऑपरेंड चाहिए, 2, 1, तो इसका मतलब जो इंक्रीमेंट है ये क्या है, यूनरी ऑपरेटर है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ये सारे क्या हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। टर्नरी ऑपरेटर भी कोई है कि कोई ऐसा ऑपरेटर भी है जिसको 3 ऑपरेंड्स चाहिए, तो वो एक ही है, और वो है हमारा क्वेश्चन मार्क। तो इसे हम क्या बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। क्यों, इसको 3 ऑपरेंड्स चाहिए। अच्छा, आप जरा देखिएगा, नॉर्मली जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद, यानी इसके साथ हम, इसका सिंटैक्स ये है, यूं लिखते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और सेमी कॉलन के, कॉलन के बाद वाली स्टेटमेंट इग्नोर हो जाएगी। यानी ये इफ एल्स वाला काम ही है, इफ एल्स का मतलब बादल समझ लें। और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो पहली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, कॉलन के बाद वाली स्टेटमेंट चलेगी। समझ आ गई ये बात? नहीं, ये प्लेन नॉर्मल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, जावास्क्रिप्ट में भी अवेलेबल है, ये ES6 से ऐसे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक हो गया? तो ये जो काम है ना, ये लिखने का पूरा तरीका शॉर्टकट में ये है कि मैं इसी को ये करता हूं कि अगर x इज ग्रेटर देन 0 है, ये कर दो, और एल्स में क्या कर दो, ये कर दो। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ये क्या कहलाता है, टर्नरी ऑपरेटर है। ये बात समझ आ गई है सबको? अब जरा फायदा क्या है, फायदा ये है, यानी बहुत सारे फायदे हैं, चंद एक हम जिक्र करते हैं। ये एक एक्सप्रेशन है, या इसको बतौर एक्सप्रेशन यूज किया जा सकता है, इसको बतौर एक्सप्रेशन यूज नहीं किया जा सकता।
यानी इफ एल्स का जो ब्लॉक होगा वो बतौर, अच्छा एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं जी कि यहां पे मैं इसके बजाय ना सिंपली लिख देता हूं फिलहाल, जस्ट बात को मजीद आसान करने के लिए, ट्रू, और इसको क्या लिख देता हूं, फॉल्स। अब एक्सप्रेशन का क्या मतलब है कि अगर मैं ये चाहता हूं कि ये जो कंडीशन है ट्रू या फॉल्स जो भी है, कंडीशन एवेल्युएट होने के बाद, एग्जीक्यूशन के बाद, अगर मैं इसको किसी और वेरिएबल में स्टोर करना चाहूं, लेट सी इक्वल्स टू दिस, तो मैं इफ एल्स ब्लॉक को बतौर एक्सप्रेशन यूज नहीं कर सकता। एक्सप्रेशन क्या होता है आपको पता है, जिसमें कोई मैथमेटिकल सिंबल है, यानी लेस देन, ग्रेटर देन, प्लस, माइनस, डिवीजन, इक्वल वगैरह वगैरह, ये सारे जिसमें कोई ना कोई एक मैथमेटिकल, यानी दो या दो से ज्यादा टर्म्स को कोई मैथमेटिकल सिंबल ज्वाइन करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो क्या बन गया, एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, नॉर्मली भी ये, तो ये काम नहीं हो सकता कि मैं इस इफ एल्स को या इफ एल्स के ब्लॉक को किसी वेरिएबल में सेव करूं, यानी बतौर एक्सप्रेशन यूज कर सकूं किसी कंडीशन को। ठीक है, यहां पे ये पॉसिबल है कि अगर मैं इसको कहूं लेट सी इक्वल्स टू दिस, तो नाउ आई कैन एक्चुअली, अब ये क्या होगा, राइट साइड पे ये कंडीशन चेक होगी, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रू, और ये ट्रू किस में असाइन हो जाएगा, c में, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स, और ये फॉल्स किस में असाइन हो जाएगा, अगेन c में। तो टर्नरी ऑपरेटर को हम बतौर एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, इफ एल्स के ब्लॉक को बतौर एक्सप्रेशन यूज नहीं कर सकते। अच्छा, सिर्फ ये मिसाल देने का, क्योंकि और भी मिसालें हैं, सिर्फ ये मिसाल देने का मकसद क्या है कि अगर अब मैं कल ये जो ये काम लिखा था इसको मिटा दूं, क्योंकि कल तक हमने ये नहीं पढ़ा था, इसको भी मिटा दूं, यानी इसको कमेंट कर दूं, सॉरी, और यहां पे आऊं, तो अगर मैं यहां पे इसके डिसेबल होने के लिए कंडीशन चेक करूं, तो याद रखिएगा कि JSX के अंदर आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, आप कोड ब्लॉक नहीं लिख सकते। यानी अगर मैं यहां ये करना चाहूं कि इफ दिस x is greater than or less than 0, सॉरी, ग्रेटर देन 0, तो फिर क्या करो, कोई एक स्टेटमेंट चला दो, और एल्स में क्या करो, कोई दूसरी स्टेटमेंट चला दो। दैट इज एब्सोल्युटली नॉट अलाउड, रॉन्ग तो शायद कहना गलत हो, दैट इज नॉट अलाउड। आई रिपीट वंस अगेन, JSX के अंदर कोड ब्लॉक नहीं लिख सकते। तो अगर आपने किसी चीज को कंडीशनली चेक करना है या कंडीशनली रेंडर करना है JSX के अंदर रहते हुए, तो JSX में क्या लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। और एक्सप्रेशन मैंने कल आपको बताया, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, आप सिंपल कोई वेरिएबल लें जो एवेल्युएट हो सके, या एक वेरिएबल है, और दूसरा एक्सप्रेशन क्या होता है कि आप उसमें कोई प्लस माइनस, कोई कंडीशन चेक करें, कोई कंपैरिजन करें, कोई कैलकुलेशन करें, तो वो सारी की सारी JSX में अलाउड है। तो इसी तरह तीसरी पॉसिबिलिटी, यानी एक JSX में सिर्फ वेरिएबल लिख सकते हैं राउंड ब्रैकेट्स में, वो क्या करेगा, वेरिएबल के कंटेंट डिस्प्ले करेगा। दूसरा, JSX के अंदर कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जो कैलकुलेशन करे, या जो एक्सप्रेशन एवेल्युएट होकर अपना आंसर दे, न्यूमेरिक आंसर दे, बुलियन आंसर दे, स्ट्रिंग की फॉर्म में आंसर दे, कुछ भी दे, बट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। और तीसरा, JSX के अंदर आप कंडीशंस लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशंस इफ एल्स ब्लॉक के केस में नहीं लगा सकते। वो किस केस में लगा सकते हैं, कंडीशन एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में या एक्सप्रेशन के तरीके को फॉलो करते हुए। तो दिस इज एन एक्सप्रेशन। समझ आ गई बात। तो कहीं आपसे कोई पूछे जी कि JSX में हमने कोई कंडीशनल रेंडरिंग करनी है तो कैसे करेंगे, तो आप क्या कहेंगे, भाई इफ एल्स लगाएंगे वहां पे, वो नहीं चलेगा, तो आप क्या करेंगे, एक्सप्रेशन, कंडीशनल एक्सप्रेशन। अब इसका पूरा नाम क्या हो गया, कंडीशनल एक्सप्रेशन। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्वेश्चन मार्क आए उसको हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल एक्सप्रेशन। ये बात समझ आ गई सबको। अब ये जब इफ एल्स अलाउ नहीं है, हालांकि हमने काम इफ एल्स वाला करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कंडीशन यूज करेंगे, x इज ग्रेटर देन 0। यहां पे हमने एक गलती की है, इसको रिमूव कर दें ताकि हम अपनी नॉर्मल स्टेट पे रिवर्ट रहें। ठीक, तो मैंने कहा अगर x ग्रेटर देन 0 है तो क्या करो, ये प्रॉपर्टी क्या है, डिसेबल्ड है ना, तो डिसेबल्ड की वैल्यू या ट्रू होती है या, तो हमने यहां कंडीशन लगानी है कि एक वक्त में या ट्रू हो या, तो ट्रू कब हो, ट्रू का मतलब डिसेबल होता है, तो डिसेबल कब हो, जब x की वैल्यू लेस देन 1 हो जाए। लेस देन 1 का मतलब 0 हो जाए, तो डिसेबल को क्या कर दो, ट्रू,
एल्स क्या कर दो, फॉल्स। तो जब भी आपने JSX के अंदर कंडीशनल रेंडरिंग करनी है या कंडीशनल एक्सप्रेशन लिखना है तो आप हमेशा इफ एल्स नहीं लिख सकते या कोड ब्लॉक नहीं लिख सकते, बल्कि ये काम कर सकते हैं। यहां तक ये बात समझ आ गई सबको? इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन जस्ट एन एडिशनल पॉइंट जो कल सामने आ गया था तो मैंने सोचा कि आपको ये बता दो। तो नाउ अब आपको ये लोकल स्टेट का तो अंदाजा हो गया है, जब ये 0 पे पहुंचेगा तो खुद ब खुद डिसेबल हो जाएगा। और इसी तरह आप इसको ऊपर अपर लिमिट भी चेक कर सकते हैं कि जब ऊपर जाए तो तब भी ये काम हो जाए। अच्छा, एक और काम करते हैं, आपको लॉजिकल कंडीशन में, यानी ये एक कंडीशन है या कंडीशनल एक्सप्रेशन है। अब मुझे एक्सप्रेशन के डिटेल में जाने की जरूरत तो नहीं है, बहुत डेप्थ हो जाएगी। ये तो आपको पता है कि कोई भी मैथमेटिकल सिंबल लगा हो ना, यानी ग्रेटर देन, लेस देन, कंपैरिजन हो रहा हो, कोई अरिथमेटिक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या अलजेब्रिक सिंबल लगा हो, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस, या कोई क्या कहते हैं इसको, इनको कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अगर आपके पास दो कंडीशनल एक्सप्रेशंस इकट्ठे मिल जाएं, यानी मैं चाहता हूं कि ये बटन दो जगहों पे डिसेबल हो, एक या तो ये वैल्यू 100 से ऊपर हो तो ये बटन डिसेबल हो जाए, या ये वैल्यू 0 से नीचे आए तो बटन डिसेबल हो जाए। ठीक, तो अब हमें 100 से ऊपर जाने, अभी तो ये क्या कर रहा है, मुसलसल डिक्रीमेंट कर रहा है, तो 100 से ऊपर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और बटन बनाना पड़ेगा जो क्या करेगा, इसको, इसकी 100 एंड अप चेक करेगा। तो एक बटन बना लेते हैं जल्दी से, ताकि मैं जस्ट आपको यहाँ एंड लगाना बताऊं कि आप लॉजिकल ऑपरेशंस यानी एंड और नॉट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जस्ट अ वेरी क्विक। तो मैं एक और बटन बनाता हूं, इसको कह देता हूं इंक्रीमेंट, और इसको कह देता हूं डिक्रीमेंट, और यहां पे मैं क्या कह देता हूं जी कि इसको भी कह देता हूं INCREMENT इंक्रीमेंट, और इसको भी क्या कहता हूं डिक्रीमेंट। और चूंकि ये फंक्शन जाहिर है इसी के नाम की मुनासिबत से होने चाहिए, तो मैं इसको इंक्रीमेंट कह देता हूं, और इसी फंक्शन को कॉपी करके इसको क्या कह देता हूं डिक्रीमेंट। इट्स नथिंग, सिंपल। इंक्रीमेंट के लिए क्या होगा, वही x का वेरिएबल प्लस होगा, और डिक्रीमेंट के लिए क्या होगा, वही x का वेरिएबल माइनस होगा, और यही x यहाँ पे रेंडर होगा। अब मुझे करना क्या है, जो मेरी डिमांड है वो ये है कि जब मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूं तो इंक्रीमेंट हो, और जब मैं डिक्रीमेंट पे क्लिक करूं तो क्या हो, डिक्रीमेंट हो। अब जब ये डिक्रीमेंट हो रहा है, 0 तक पहुंच गया, दोनों बटन डिसेबल हो गए। दोनों डिसेबल नहीं होने चाहिए, डिक्रीमेंट पे पहुंच के सिर्फ किसका बटन डिसेबल होना चाहिए, डिक्रीमेंट का, और अपर लिमिट पे पहुंच के किसका बटन डिसेबल होना चाहिए, इसका डिक्रीमेंट का। और अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो यहां आप लॉजिकल एंड लगा सकते हैं एक एक के साथ। बहरहाल अभी हम करते हैं। तो डिक्रीमेंट में ये x लेस देन 1 ठीक है, इंक्रीमेंट में क्या करेंगे, व्हेन x इज ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी 100 हो जाए तो 100 से ऊपर ना जाए। अगर सिर्फ आप 100 करेंगे तो फिर 100 से एक वैल्यू या एक लेवल ऑफ इंक्रीमेंट अप जाएगा, तो दैट्स व्हाई आई एम प्लेसिंग इक्वल राइट इन हियर। तो अब ये कब डिसेबल होगा, जब x की वैल्यू 100 पहुंच जाएगी या 100 से ऊपर हो जाएगी, और ये कब डिसेबल होगा, जब x की वैल्यू, ठीक हो गया बात। तो अब हम यहां पे जाते हैं, तो अब दोनों इनेबल्ड है। मैं इंक्रीमेंट करता हूं, 100 पे पहुंच गए या 100 से अबव, जो ही 100 को क्रॉस किया, क्योंकि 6 का इंक्रीमेंट है, 100 को क्रॉस किया तो ये बटन क्या हो गया, डिसेबल हो गया। और अगर मैं ये डिक्रीमेंट करता हूं तो वो बटन दोबारा इनेबल हो गया, और यहां पे जब 0 पे पहुंचूंगा तो ये बटन क्या हो गया, दोबारा डिसेबल हो गया। लेकिन अभी भी जो मैं बताना चाह रहा था वो नहीं बता सका अनफॉर्चुनेटली ये नया सीन क्रिएट हो गया। बताना ये चाह रहा हूं कि आप, आई डोंट नो वो सिचुएशन कैसे क्रिएट करूं, बट आप यहां पे दो कंडीशंस इकट्ठी लगा सकते हैं। अगर आपको दो कंडीशंस इकट्ठी यूज करनी हो तो फिर आप या तो 2 दफा एम्परसेंड साइन लगाएं, या एम्परसेंड साइन लगाएंगे तो इसका मतलब लॉजिकल एंड होगा। यानी अगर मैं ये कहूं कि x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100, तो अब ये जो दोनों कंडीशन दो डिफरेंट बटन्स की थी वो अब एक ही बटन पे चेक हो रही हैं। तो बताने का मकसद सिर्फ ये वाला ऑपरेटर है, इसको हम बोलते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर। और ऑपरेटर के लिए जरूरी है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, और यहां पे हमें ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। और अगर यहां ये एम्परसेंड साइन लगा हो, जस्ट अ क्विक रिव्यू फॉर दोज हु डोंट नो इट, कि एंड लगा हो, तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ तब ट्रू रिटर्न करेगा जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, बाकी सारे केसेस में ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। बहरहाल खैर
आई थिंक दिस इज द गुड डेमो फॉर द बिगिनर्स के टर्नरी ऑपरेटर को हम किस तरह डिफरेंटली यूज़ कर सकते हैं। और इसको लाइट ना लीजिएगा, हम पूरी कंडीशनल रेंडरिंग जो है वो या पूरे कंपोनेंट की रेंडरिंग जो है वो इस टर्नरी ऑपरेटर से कंट्रोल करेंगे या हैंडल करेंगे। जैसे वो पॉपअप शो हो रहे होते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हो रहा होता है, साइड मेन्यू आ रहा होता है, वगैरह वगैरह। तो दैट्स वाई इट्स एन इंपॉर्टेंट वन। सो दैट ब्रिंग्स मी, जी बिल्कुल नहीं, ये बात बताना या इस वक्त डिसाइड करना कहाँ पे यूज़ होगा और कहाँ पे नहीं होगा, इट्स टू अर्ली। मतलब आपको ये पता लग गया ना, तो आप जहाँ पे ये यूज़ होगा या जहाँ पे ये ऐसा सिनेरियो क्रिएट होगा, आपको खुद बहुत पता लग जाएगा। मैं एक मिसाल दे देता हूँ आपको, लेकिन वो मिसाल में टाइम लग जाएगा। मैं एक पॉपअप डिज़ाइन करूँगा जब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पे आऊँगा। चलिए ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। सो नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ यूजिंग अ सिंपल स्टेट। दिस वाज अ वेरी सिंपल स्टेट। क्यों? स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास क्या थी? या बुलियन थी या नंबर था, तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, तो वेरी सिंपल स्टेट है। अब हम जरा स्टेट को कॉम्प्लेक्स करते हैं। तो अगर आप इजाजत दें तो ये बटन शटन मिटा दूं या बटन रहने दें, फिर काम आ सकते हैं। मैं यहाँ पे तीसरी स्टेट डिक्लेयर कर देता हूँ, एग्जिस्टिंग दोनों चीज़ों को दे देता हूँ। तो मैंने कहा था कि आप यूज स्टेट को यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल को क्या करने के लिए, इनिशियलाइज। अच्छा ये तो हम आज यूज नहीं कर रहे क्योंकि ये मैंने मिटा दिया, इसको भी मिटा देता हूँ। तो लोकल स्टेट को यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए। रिएक्ट में स्टेट यूज करते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा जी दोबारा मैं करता हूँ यूज स्टेट, और इस यूज स्टेट में नंबर भी नहीं पास कर रहा, बुलियन भी नहीं पास कर रहा, बल्कि इस स्टेट में क्या पास कर रहा हूँ, स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? यूज स्टेट क्या रिटर्न करेगा? अरे या आप अरे कहते हैं या आप सिंपली कहते हैं, ये दो चीजें रिटर्न करेगा, एक वेरिएबल और एक सेटर फंक्शन। यानी होंगे दोनों वेरिएबल, लेकिन एक पहला वेरिएबल क्या होगा, डाटा होल्ड करेगा, दूसरा वेरिएबल क्या करेगा, डाटा को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होगा। सो इट विल रिटर्न टू थिंग्स। उनको मैं ये कर लेता हूँ जी लेट और दिस, और इसे मैं कहता हूँ जी नेम, और दूसरे को नाम क्या देना चाहिए, सेट नेम, ठीक है, सेट नेम, दैट्स इट। और ऑब्वियसली एन बड़ा होगा कैपिटल कैमल केस नोटेशन में, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे नेम को अपडेट करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ? ऑब्वियसली किसी फंक्शन में जाके करूँगा, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ? सेट नेम, तो ये भी क्या करेगा, अली। तो ये क्या करेगा, इस नेम में एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या पड़ी हुई है, यासिर। जब सेट नेम कॉल होगा, जहाँ भी जैसे भी कॉल होगा, तो ये एग्जिस्टिंग वैल्यू को क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा, रिप्लेस कर देगा विद द न्यू वैल्यू। तो ये स्ट्रिंग भी सिंपल है। तीन चीज़ें हमने पढ़ ली, नंबर इन स्टेट, बुलियन इन स्टेट और स्ट्रिंग इन स्टेट। कॉम्प्लेक्स जो है वो उसकी तरफ हम चलते हैं। व्हाट इफ आई हैव यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर मेरे पास कोई अरे आ गई, ठीक। तो इस अरे में मिसाल के तौर पे 25 आ गया, 36 आ गया, 54 आ गया, ये आ गया, और ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा? टू वैल्यूज। कौन कौन सी? नम्स और दूसरा सेट नम्स। ये अरे है ना, तो मुझे ये बताएं कि अगर आप जावास्क्रिप्ट में ये करते हैं, आप ये नॉर्मली ऐसा नहीं करते ना, यानी आप ये नहीं कर रहे, आप अरे को कहीं डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, ये डीस्ट्रक्चर हो रही है। ये मैंने कहीं डीस्ट्रक्चर का लफ्ज़ यूज़ किया, मैंने कहा यूज स्टेट हमें दो वैल्यूज़ रिटर्न करता है। मेरी किसी भी डिस्कशन में कल से लेके आज तक 1.5 घंटे की डिस्कशन में यूज स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में डीस्ट्रक्चरिंग का लफ्ज़ आया ज़हन में? दो ही वैल्यू रिटर्न करता है यूज स्टेट। ये यूज स्टेट, मैंने कहा यूज स्टेट एक बिल्ट इन फंक्शन है। इट हैज़ बीन रिटन द वे कि जी हमें दो ही वैल्यू रिटर्न करेगा। पहली वैल्यू बतौर वेरिएबल ट्रीट होगी, जिसमें यूज स्टेट के अंदर बतौर पैरामीटर आने वाली सारी चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। तो इस केस में अगर मैं देखूं तो नम्स में क्या आ जाएगा, इस पूरी अरे का रेफरेंस आ जाएगा। क्योंकि मैंने कहा है कि जावास्क्रिप्ट में जब किसी वेरिएबल में लेट n इक्वल्स टू ये करता हूं तो क्या आता है लेफ्ट साइड के वेरिएबल में? मुझे बताएं n में क्या पड़ा होगा? इस पूरी अरे का क्या पड़ा होगा? एड्रेस पड़ा होगा ना। कहीं ये जिक्र तो नहीं हुआ कि इसकी पहली वैल्यू n में जाएगी, ठीक है, एड्रेस जाएगी। हाँ, एक बात में शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो, और शायद मेरी एक्सप्लेनेशन की वजह से ही कंफ्यूज हो रहे हो कि आप ये समझ रहे हो जी कि आपने ये क्यों किया है। फिर
यानी यहाँ ये हुआ है ना, इससे शायद आपको कंफ्यूजन हो रही हो कि यार ये प्रॉबेबली शायद डी स्ट्रक्चर हो रहा हो। तो आपने गौर नहीं किया था कि जब मैंने ये किया था तो तब मैंने ये भी किया था, यानी इसके पीछे ये भी किया था, फिर इस बात को आप भूल गए शायद। तो यहां पे तो मैंने ये नहीं किया, तो जब मैंने ये नहीं किया, मैंने स्पेशल फंक्शन यूज किया, तो स्पेशल फंक्शन का बिहेवियर विल रिमेन सेम कि आप इसमें अरे पास करें, इसमें ऑब्जेक्ट पास करें, ये दो वैल्यूज रिटर्न करेगा। मैंने कहीं ये नहीं कहा कि डी स्ट्रक्चर करके रिटर्न करेगा। शायद ये लफ्ज यूज हो गया हो कि ये डी स्ट्रक्चर, यानी ये अपना डी स्ट्रक्चर करेगा, लेकिन उसको करेक्ट कर लें। डी स्ट्रक्चर करने का मतलब ये है कि ये हमें इस केस में सिर्फ ये कह लें कि हमें दो वैल्यूज रिटर्न करेगा। वो कैसे रिटर्न करता है, यूज स्टेट की इंटरनल फंक्शनलिटी को हमने ना छेड़ा, ना पढ़ा, ना देखा, ना डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। समझ आई बात? तो जब हम मैनुअली डी स्ट्रक्चर करते थे तो इस बात को आप भूले नहीं कि हम यहां पे अब इस एन में यहां से क्या आएगी, और वो किस केस में होता है जब राइट साइड पे पूरा रेफरेंस नहीं स्टोर करते, उसको डी स्ट्रक्चर करके उसके अंदर से सारी वैल्यूज निकालते हैं और फिर लेफ्ट साइड पे असाइन करते हैं, तो तब ये एन इस केस में पहली वैल्यू उठाएगा। गॉट इट? तो इस केस में अगर मैं यहां पे ये ना लगाऊं, अच्छा हो गया, मे बी बाकी लोगों को भी शायद कंफ्यूजन होती तो वो भी क्लियर होनी चाहिए यहां पे। तो इस केस में ये पूरा का पूरा रेफरेंस डालेगा। तो इस पूरे को आप यूं समझें, मैं यूं समझा देता हूं, चले। एन कहीं आगे यूज हुआ ऑलरेडी, मेरा 2 दफा डिक्लेयर हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसे एन की जगह एम कर लेता हूं और यहां भी कर लेता हूं, एम कर लेता हूं। अब यूं समझें कि यू स्टेट में क्या पास हो रहा है, एम पास हो रहा है। तो एम के अंदर खुद क्या पड़ा हुआ है, रेफरेंस पड़ा हुआ है। तो ये इस नम्स के अंदर क्या स्टोर करेगा, रेफरेंस स्टोर। ये सारी टर्मिनोलॉजी सेम है जो आपको पहले दिन जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स की असाइनमेंट की टर्मिनोलॉजी बिहाइंड द सीन मेमोरी मैनेजमेंट समझाई थी। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन इट। अरे यहां भी रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट यहां भी रेफरेंस है, अरे यहां भी म्यूटेट होगी, ऑब्जेक्ट यहां भी म्यूटेट होगा। तो इसलिए वो सारी कहानी पहले समझाइए आपको। समझ आई बात? तो आप यहां पे ऑब्जेक्ट भी पास करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा हमें, ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा उसका रेफरेंस मिलेगा। डी स्ट्रक्चर नहीं होगा जब तक हम खुद मैनुअली ये डी स्ट्रक्चरिंग वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है। एनीवेज, सो तो अब मुझे ये बताएं, यहां 2-3 कॉन्सेप्ट्स आपको इकट्ठे समझने हैं। नम्स में क्या पड़ा हुआ है, एक पूरी की पूरी अरे का रेफरेंस, अरे पड़ी हुई है, समझे, ठीक है। तो अब अगर मैं इस नम को अपने JSX में x की तरह असाइन करना, यानी डिस्प्ले करना चाहूं, तो हाउ वुड इट लुक लाइक, दैट इज इंपॉर्टेंट टू सी। नम्स में पहले x था ना, तो x में एक ही वैल्यू थी, नंबर या स्ट्रिंग या बुलियन, मसला ही नहीं था। तो अब अरे को अगर मैं JSX में डायरेक्ट प्रिंट कर दूं तो ये कैसे प्रिंट होगी, जस्ट लाइक दैट, जिसका देख के शक्ल से पता ही नहीं लगेगा कि ये अरे है या नहीं है। समझ आ गई बात? तो ये जो वैल्यूज डिस्प्ले हो रही हैं ये पूरी की पूरी अरे एज अ होल प्रिंट हो रही है JSX के अंदर, ठीक। वी आर नॉट सपोज टू डू थिंग्स लाइक दैट। हमें क्या करना होता है, हमें नॉर्मली अरे का हर एलिमेंट इंडिविजुअली प्रिंट करना होता है। अरे का हर एलिमेंट क्या करना होता है, क्यों? सपोज करें कि ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और हर ऑब्जेक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर ऑब्वियसली आप अरे के हर प्रोडक्ट को सेपरेटली ट्रीट करेंगे ना। ऐसे तो नहीं आप पूरी अरे को एज इट इज आके डिस्प्ले करें, उस पर कोई स्टाइल अप्लाई ना कर सकें, उस पर कोई और बाकी मैनिपुलेशन ना कर सकें। तो इसलिए जब भी आप अरे को JSX में प्रिंट करेंगे तो आप क्या करेंगे, अरे के हर एलिमेंट को इंडिविजुअली क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ये बात समझ आ गई है? समझ आ गई सबको? तो अगर हम अरे को इंडिविजुअली प्रिंट करेंगे तो कैसे करेंगे, लेट्स हैव अ लुक। पहली बात तो यह है कि हमारे पास अरे को प्रिंट करने के लिए लूप्स अवेलेबल है। समझ आई बात? तो इसका मतलब है आपके जहन में यह आ जाना चाहिए कि फॉर लेट आई इज इक्वल टू दिस समथिंग लाइक दैट, ठीक। तो ये काम नॉर्मली जितने भी ब्लॉक्स ऑफ कोड्स हैं ना ट्रेडिशनल, वो हम JSX में इस्तेमाल नहीं करते। इस काम के लिए सबसे पहली चीज तो ये ख्याल रखें कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम कोई डायनामिक एक्सप्रेशन या फंक्शन लिखने जा रहे हैं। तो JSX के अंदर डायनामिक वैल्यू लिखने के लिए क्या तरीका है, सबसे पहले आपको किसके अंदर लिखना है, करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है ना। आपने कोई वेरिएबल डिस्प्ले करना है, किसी वेरिएबल का कोई कंटेंट डिस्प्ले करना है, कोई फंक्शन लिखना है, कोई कंडीशनल एक्सप्रेशन लिखना है, तो ये सारी की सारी JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट की चीजें लिख रहे हैं, तो वो हमेशा किसके अंदर आएंगी,
करली ब्रैकेट्स के अंदर आएंगे। ठीक, इसके बाद आपको पता है कि आप अरे के तमाम एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, मैप। हम ऑलरेडी यूज कर भी चुके हैं। तो मैं यहाँ पे मैप हमेशा किस पे लगता है, अरे पे लगता है। तो आपको पता है कि ये जो नम्स है ये हमारे पास क्या है, अरे है, और इसके अंदर मैं कहता हूँ जी कि मैप है। मैप आपको पता है क्या लेता है, एक कॉल बैक फंक्शन एज अ पैरामीटर लेता है। ये बार बार पढ़ के आ चुके हैं पहले हम। इस कॉल बैक फंक्शन को हम यूं लिखते हैं और साथ ही में मैप का फंक्शन नम्स के अंदर जाएगा और बारी बारी, इधर से किधर की स्टेट चाहिए, बारी बारी एक एक वैल्यू उठाएगा क्योंकि नम्स में है ना सारा कुछ। तो पहली दफा 25 उठाएगा, ये 25 को इधर आके अंदर अवेलेबल कर देगा। वैल के वेरिएबल में ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। और फिर आगे जाके मैप के अंदर आपको पता है अगर मैप की बॉडी में एक ही स्टेटमेंट हो तो रिटर्न की जरूरत नहीं होती और करली ब्रैकेट्स में बॉडी बनाने की भी जरूरत। तो मैं ये चाहता हूं कि यहां पे मैं लिखूं P। इसका मतलब ये हुआ कि JSX के अंदर मैंने एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखा जो कि मुझे रिटर्न क्या कर रहा है, फिर एक JSX रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है, फिर JSX रिटर्न कर रहा है। ये बात क्लियर है या नहीं? क्यों लिखा मैंने इसलिए लिखा कि इस JSX के अंदर मैं ये वैल्यू लिखना चाह रहा हूं क्योंकि जाहिर है जो HTML वेब पेज पे मुझे वैल्यू मिलेगी वो तो किसी टैग के अंदर मिलेगी ना, और मिलनी भी किसी टैग के अंदर चाहिए। तो अगर मैं यहां पे सिर्फ ये लिख दूं, VAL वैल, तो इसका क्या फर्क पड़ेगा, और अगर इसे टैग में लिखूं तो इसका क्या फर्क पड़ेगा, जरा ये देखिएगा। अब मैंने ये लिखा तो बजाय आपको ये लगा है कि ये तमाम की तमाम वैल्यूज एज इट इज प्रिंट हो रही हैं, जैसे पहले हमने डायरेक्ट अरे को प्रिंट किया था वैसे हो रही हैं। लेकिन इस बात का सबूत आपको शायद यहां से मिलेगा कि ये पूरी की पूरी अरे ट्रेवर्स नहीं हो रही, बल्कि हर आइटरेशन में अरे से एक एलिमेंट निकल रहा है और वो बारी बारी इंडिविजुअली अलग अलग डिस्प्ले हो रहा है, यानी हर एलिमेंट बतौर सेपरेट एलिमेंट ट्रीट हो रहा है। समझ आई बात? लेकिन इसे शक्ल से देखे तो आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। दैट्स वाई मैं इसे टैग में लिखने की कोशिश कर रहा था ताकि आप पी क्या ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, जब पी के अंदर लिखूंगा तो सारे के सारे एलिमेंट किधर आएंगे, एक एलिमेंट आएगा वो एक पी में टैग रैप होगा, दूसरा एलिमेंट आएगा वो दूसरे पी में, तीसरा एलिमेंट आएगा वो तीसरे पी में, तो सारे के सारे क्लियरली आपको नजर आएंगे कि यार ये इंडिविजुअल अरे के एलिमेंट्स हैं, एक अरे एज अ होल प्रिंट नहीं हो रही। तो मैं यहां पे लिखता हूं जी लेट्स सी। इससे एक और बात बताना भी मकसूद थी आपको कि आप इस मैप या फिल्टर या फाइंड में आप अक्सर क्या कर सकते हैं, JSX को भी रिटर्न कर सकते हैं। अब अगर मैं वापस जाऊंगा यहां पे तो कैन यू सी दिस कि मैप फंक्शन ने क्या किया, नम्स की अरे में गया, पहला एलिमेंट उठाया और उसको किस में रेंडर किया, P में। और अगर यहां पे इसको मजीद फर्दर वेरिफिकेशन के साथ देखना चाहते हैं तो यू कैन सी इट, डॉम के अंदर जाएंगे और डॉम के अंदर देख रहे हैं 25 अलग P में है, 36 अलग P में है, 54 अलग P में है और 78 क्या है, अलग P में। एंड दैट्स बिकॉज वी आर एक्चुअली गेटिंग इट बैक राइट इन हियर। समझ आ गई बात सबको? अब अगर मैं यहां से थोड़ा सा आगे चलूं, जस्ट टू सिंप्लीफाई, ये वाली सिंपल एग्जांपल तो आपको समझ आ गई है ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली, तो मैं इस वाली को मजीद सिंपल बना देता हूं। अब मुझे ये बताएं कि मुझे इस वैल्यू, इस अरे को अपडेट करना है, यानी मैं चाहता हूं कि मैं इस बटन पे क्लिक करूं, मिसाल के तौर पे ऑन क्लिक और अपडेट नम्स, और मैं नम्स की लेट दिस इक्वल्स टू दिस 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 और दिस। चलिए जी, ग्राउंड सेट कर दिया मैंने। अब आप मुझे बताएंगे कि मैं चाहता हूं कि मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो इस अरे में एक नई वैल्यू ऐड हो जाए। आई रिपीट माई क्वेश्चन, मैं चाहता हूं कि मैं अपडेट इस बटन पे क्लिक करूं, चले मैं ये भी हार्ड कोड कर देता हूं,
कि इस बटन पे ऐड 10 टू अरे, मैं चाहता हूं कि मैं इस बटन पे जब भी क्लिक करूं तो अरे में 10 ऐड हो जाए, यानी एक दफा क्लिक करूं तो अरे में क्या ऐड हो जाए 10, दूसरी दफा क्लिक करूं तो अरे में फिर क्या ऐड हो जाए 10, तीसरी दफा क्लिक करूं तो अरे में फिर क्या ऐड हो जाए 10। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में पिछले सारे कॉन्सेप्ट यूं समझ लें जो स्ट्रक्चरिंग डिस्ट्रक्चरिंग सारी चीज़ों से रिलेटेड है वो सारे इसमें इकट्ठे आ गए हैं। बजाय सिंपल लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होंगे तो आप क्लियरली जवाब दे देंगे। मेरा क्वेश्चन समझ आ गया सबको? अब जरा प्लीज सोच लें। सर पुश का यूज करेंगे ना? पुश कर दें इसमें। जी, एक बच्चा बोला जी पुश कर देंगे, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि ये नम्स डॉट पुश और इसमें कर दूं 10, इज दिस व्हाट यू आर सेइंग? यस सर। नहीं, इन्होंने ठीक बोला वैसे, लेकिन चलें आप बता दें। क्या आ जाएगा? नहीं नहीं, नया एलिमेंट ऐड करना है, 25 को 26 नहीं करना। यानी मिसाल के तौर पे 10 इसके एंड पे आ जाए, नया एलिमेंट इंसर्ट करने से ही मुराद है ना अरे में। तो ये प्लेन जावास्क्रिप्ट का तरीका है। जिशान साहब करीब है, चले। अच्छा एक मिनट ठहरे, जिशान साहब आप बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। वैसे ऑनलाइन एक बच्चे ने आंसर दिया जी कि इस तरह अपडेट होगा, ठीक है, ये उन्होंने भी ठीक बताया है। मुझे जरा मजीद करीब लेके जाएं। अच्छा, पहले तो ये प्रॉब्लम देख लेते हैं, फिर शायद आपको आधा जवाब समझ आ जाए। आप अभी भी कंसेप्चुअली नहीं सोच रहे, आप अभी भी प्लेन वनीला जेएस में बैठे हुए हैं। जिस बच्चे ने ये आंसर दिया ना, आप जरा देखिएगा होगा क्या। अपेरेंटली पहले से ड्राई रन कर लेते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट यहां से समझ गए। मैं अपडेट के फंक्शन पे क्लिक करूंगा, अपडेट नम्स, ये यहां पे आएगा, इस फंक्शन को हिट करेगा, ये नम्स एग्जिस्टिंग अरे को पकड़ेगा, एग्जिस्टिंग अरे पूरी है और उसमें क्या पुश कर देगा 10 पुश कर देगा। ठीक होगी बात? कोई मसला नहीं है ना? ड्राई रन में सब कुछ ओके है, सिवाय जिशान साहब के बाकी सारे ला रहे हैं। हाँ जी, सब ओके है। यहां तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो पहला इसकी रीजन बताएंगे कुछ भी क्यों नहीं हो रहा। हाँ नहीं, वो फंक्शन नहीं लगाया, वो तो जिशान साहब ने पहले ही बता दिया, लेकिन हो क्या रहा है? यस, मेमोरी में अपडेट हो रही है, यूआई में नहीं आ रही। मेमोरी में अपडेट हो रही है और यूआई में। तो रीजन क्या है कि हम सेट नम्स यानी यूज स्टेट का अपना दिया हुआ फंक्शन यूज नहीं कर रहे अपडेट करने के लिए। समझ आइए बात? तो फिर जिशान साहब वाली मामला ले आते हैं। आपको पता लग गया ऑनलाइन जिन्होंने बोला था कि इशू क्या है? चले, वो शायद कहीं और। तो इसका मतलब है ये तरीका तुम्हारा फेल हो गया। अब आते हैं जी वापस, जिशान साहब ने कहा जी आप यूज करें सेट। तो एक तरीका तो यहां बार बार मैं री इन्फोर्स कर रहा हूं कि प्लीज स्टॉप थिंकिंग इन वनीला जेएस, गॉट इट, स्टार्ट थिंकिंग इन रिएक्ट नाउ। तो अब उन्होंने कहा जी कि सेट नम्स, तो अब जिशान साहब बताएं जरा, यहां 10 कर दूं? ओके, नम प्लस 10 कर दें, ठीक हो गया? ये ठीक है? कितने लोग कहते हैं ये ठीक है? नहीं सर, ये नहीं ठीक। ये नहीं ठीक, क्यों नहीं ठीक? पहले जरा रीजन बताइए जरा प्लीज, ऑनलाइन जिन्होंने बोला नहीं ठीक। एक मिनट आपकी तरफ आता हूं। देखिए मैं इसलिए आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूं कि ऐड और ये यस वेरी गुड, ये क्यों नहीं ठीक भाई? नम्स में क्या पड़ा हुआ है? रेफरेंस। तो किसी रेफरेंस में कोई वैल्यू ऐड हो सकती है? रेफरेंस होता है हेक्साडेसिमल नंबर में, नॉर्मली एड्रेस होता है। मेमोरी का एड्रेस है, हेक्साडेसिमल में होगा, तो हेक्साडेसिमल में नंबर ऐड कर रहे होगा। अगर नहीं होगा तो फिर यहां कुछ ना कुछ तो क्रैश होना चाहिए ना। ये तो कुछ और ही गड़बड़ होगी। एक मिनट, एक काम और करते हैं। स्टिल नहीं हो रहा ना? वो जो 4-5 दफा 10 आया था ना, वो पता है क्यों आया था? 5-6 दफा जो क्लिक किया था ना मैंने पहले, तो वो क्लिक कहीं मेमोरी में वैल्यू अपडेटेड थी, तो जो ही मैं आया तो वो मेमोरी से उठ के आ गई थी। दैट वाज द रीजन कि वो 10 जो है वो 5-6 दफा इकट्ठा आ गया था। बट नाउ इट इज नॉट हैपनिंग एनीथिंग। व्हाट्स द रीजन? रीजन आपको पता लग गई है? हाल बताएं जी।
वैल में क्या करें, वैल है किधर है? इस वैल का उससे ताल्लुक नहीं है, ये वैल तो किसी को नहीं पता। सर अगर हम अपडेट नम जो है उसमें हम कॉल बैक के थ्रू ऐड कर दें एज अ आर्गुमेंट लेके आए 10 को और फिर यहाँ आगे पुश करें। नहीं बेटा वो सेम बात है ना, हमने अल्टीमेटली आप ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे ये करूँ और यहाँ से मैं 10 को एज अ पैरामीटर पास करूँ जी जी और यहाँ पे इस 10 जी को लूँ, लेट सपोज n कर दूँ और उस n को num प्लस n कर दूँ, बात तो वही हुई, एग्जैक्टली यही बात है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो मैं 10 यहाँ हार्ड कोड लिख रहा था, आप ये 10 इधर से घुमा के ला रहा हूँ, बात तो फिर वही हुई, मसला तो इधर खड़ा है ना हमारा स्टिल। ठीक है, तो बेटा इसका जवाब है, बड़ा सिंपल था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप जवाब देंगे बट कोई मसला नहीं। पहले आप ये बताएं कि जब आप अरे में कोई नई वैल्यू डालेंगे तो आपने ये मेक श्योर करना है कि अरे की पुरानी वैल्यूज म्यूटेट ना हो। तो म्यूटेशन से बचाने के लिए आप क्या करेंगे, नम्स, तो ये क्या किया मैंने, स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड क्या करता है, पूरी की पूरी अरे को क्या कर देगा, स्प्रेड कर देगा, और फिर साथ में मैं क्या कर रहा हूं, 10 ऐड कर रहा हूं। स्प्रेड का मतलब क्या है कि पूरी की पूरी अरे को स्प्रेड कर दो, स्प्रेड करके हर इंडिविजुअल हर एलिमेंट क्या हो जाएगा। अच्छा मैं इसको ज्यादा आसान कर रहा हूं, ये क्या करेगा, पूरी की पूरी अरे को स्प्रेड करके इंडिविजुअल एलिमेंट्स बना देगा। यानी ये वाली स्टेटमेंट यूं करेगी जो मैं कमेंट्स में लिख के आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार समझा रहा हूं और इसलिए इस पर इतना टाइम लगा रहा हूं कि ये जो ऊपर वाला काम है ना ये यूं करेगा, यानी ये 25 को अलग कर देगा, क्योंकि डिस्ट्रक्चर का मतलब क्या है, अनपैक करना, अनपैक करना ना। 25 को अलग कर देगा, 36 को अलग कर देगा, 54 को अलग कर देगा। ठीक, अनपैक करके साथ में मैं एक और ऐड कर रहा हूं कि 10 मेरी तरफ से ऐड कर दो। तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है ना। तो ये जो पूरी चीज है ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब आप कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को किसी वेरिएबल में स्टोर करें तो वेरिएबल उन्हें अरे के तौर पे ट्रीट करेगा ना, क्योंकि ज़ाहिर है सिंपल वेरिएबल में तो मल्टीपल वैल्यूज नहीं ना रख सकते आप। तो इस अरे को आप क्या कर दें, दिस इज एन अपडेटेड अरे नाउ। क्या पहले देख लें काम कर रहा है या नहीं कर रहा, फिर रिपीट कर लें। ठीक है, असल में मैं इसीलिए पीट रहा था ना कि आप डी स्ट्रक्चर और उसको रट्टा ना लगाएं या उसको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लेके एंटरटेन ना हो जाए, समझ आ गई उसकी प्रैक्टिकल यूजिबिलिटी का टाइम ये। ठीक होगी बात, ठीक होगी बात। अब मसला ये है कि मैंने ये कहा है जाजिब साहब सिंपली स्ट्रेट अवे कि आप जब अपडेट नम्स पे क्लिक कर रहे हैं ना तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है। इस फंक्शन के अंदर आके करना क्या आपने, आपको पता है कि आपके पास एक अरे पहले से मौजूद है और आपको पता है कि अरे रेफरेंस होता है, आप डायरेक्ट उसमें कोई चीज़ इंजेक्ट करेंगे तो म्यूटेट कर देगा, पुरानी सारी चीज़ों को क्या कर देगा, उड़ा के रख देगा। म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट तो पता है ना। तो हमने जब भी अरे को अपडेट करना है या जब भी रेफरेंस बेस्ड डेटा को अपडेट करना है तो पहले मेक श्योर करना है कि उनकी एग्जिस्टिंग वैल्यूज डिस्टर्ब। आप घर गए, मतलब आप अमेरिका में हैं और अमेरिका से 4 साल बाद घर आए, तो आप घर आने से पहले मेक श्योर करेंगे कि घरों पहले सारा नु कट हो तो फिर मैं ज़्यादा अंदर बढ़ा। ठीक है, पहले मेक श्योर करेंगे कि जो ऑलरेडी घर में मौजूद हैं वो रहें और मैं अपना रूम उनकी मौजूदगी में अलग से बनाऊं, कहीं अरेंज करूं या कहीं तैयारी करूं। अच्छा, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे नम्स लिख दूं, यहाँ पे नम्स की स्टेट क्या है, रेफरेंस है या वैल्यू है, रेफरेंस है ना। ठीक है, तो मैंने इसमें डायरेक्ट ये नहीं किया ना, मैंने नम्स डॉट पुश अगर करता 10 तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है आपको, मतलब ये नॉर्मल केस में तो चलता है, इस केस में नहीं चलेगा कि मैं एक नया एलिमेंट पुरानी अरे में क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा। अगर मैं इसे फिर किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन करूं तो फिर वो रेफरेंस वाली कहानी समझ आ जाएगी जो मैंने आपको, कि वो रेफरेंस कॉपी होगा, एक अरे दोनों अरेज को म्यूटेट कर देगा वगैरह वगैरह। अगर आप सिर्फ इस चीज को देखें कि नम्स मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, रेफरेंस पड़ा हुआ है, ये मैं क्या कर रहा हूं, ओरिजिनल अरे की कॉपी बना रहा हूं।
यानी मैंने डी स्ट्रक्चर करने के दो बताए थे ना, एक तो ये कि डी स्ट्रक्चर सारी वैल्यूज को क्या करता है, उठा के अनबॉक्स कर देता है, और यही अनबॉक्सिंग किसके लिए इस्तेमाल होती है, अरे की, अरे को कॉपी करने के लिए। यानी यूं समझें कि आप सिर्फ ये कर दें अगर, अब मुझे बताएं कि अरे में क्या आएगा, रेफरेंस आएगा। अच्छा, आप वो पुराना लेक्चर सारा मिक्स कर रहे हैं जाजिब साहब, मैं आपको ये बता दूं। अब मुझे बताएं कि अरे में क्या पड़ा, ए आर आर में क्या पड़ा हुआ है, रेफरेंस पड़ा हुआ है। और अब मुझे बताएं कि ए आर आर में क्या पड़ा हुआ है, कॉपी पड़ी हुई है। वैल्यूज का मतलब यही ना, कॉपी पड़ी हुई है। तो मैंने कहा जी कि इस कॉपी, जब आपने कॉपी बनाई है तो कॉपी में साथ ही एक वैल्यू नहीं, दो नहीं, तीन, जितनी मर्जी इंजेक्ट कर दें। तो जो नई अरे होगी वो विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल अरे, विदाउट म्यूटेटिंग द ओरिजिनल अरे, नई अरे में यानी एर में क्या ऐड कर देगी, 10। तो जब ये सेट नम्स करेगा तो सेट नम्स में आप क्या कर रहे हैं, एक नई अरे डाल रहे हैं, लेकिन पुरानी सारी अरे की कॉपी भी बीच में ही पड़ी हुई है। सॉरी, पुरानी को अपडेट करना मतलब पुरानी के एक एलिमेंट को अपडेट कर रहे हैं, दो को कर रहे हैं, तीन को कर रहे हैं, डिपेंड करता है। नहीं, ओरिजिनल में हो तो आप सिंपली स्ट्रेट अवे ये 10 ऐड कर देंगे, ओरिजिनल सारी को म्यूटेट कर देगा। अगर आप डायरेक्ट सेट नम्स में 10 कर देते हैं तो ये सारी ओरिजिनल अरे को क्या कर देगा, म्यूटेट कर देगा, आपके पास सिर्फ 10 बचेगा, और प्रॉबेबली 10 भी नहीं बचेगा, एरर देगा। वो कहेगा जी इसकी इनिशियल वैल्यू अरे है, अपडेशन के वक्त ये एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, अरे ही एक्सपेक्ट कर रहा है, और आप क्या दे रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, ये ब्रेक कर देगा। लेट मी सी, ये इनिशियल अरे है, आप जब अपडेट करेंगे, ब्रेक कर दिया उसने। क्यों ब्रेक किया, अब एरर देखिएगा क्या आता है, num is not a function और considered adding error boundary to the true। अब एग्जैक्ट एक्सप्लेनेटरी एरर तो नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको रीजन बता चुका हूं कि जो भी सेट यूज स्टेट की इनिशियल वैल्यू होगी, अपडेट करते वक्त भी वैल्यू का फॉर्मेट या शेप वही होनी चाहिए। यानी अगर मैं ये करूं ना, ये करूं, तो अब ये करेक्ट देगा, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी, एक अरे थी। जब वैल्यू अपडेट कर रहा हूं तो क्या दे रहा हूं, अरे ही दे रहा हूं। तो ये क्या करेगा, ओरिजिनल अरे सारी को खत्म कर देगा और ये नई अरे कंसिडर करेगा 10। समझ आई बात। तो आप ये चाह रहे हैं कि अगर ओरिजिनल को चेंज करें तो फिर तो भाईजान डायरेक्ट म्यूटेट कर देना। समझ आ गई बात, समझ आ गई सबको। आज पहली दफा आपके शक्लें ये चेहरे उतरे हुए नजर आ रहे हैं मुझे पता नहीं क्यों, कोई नई रॉकेट साइंस होगी। पर नहीं समझ आई कोई बात नहीं, लेकिन ये बात ख्याल रखें कि जब आप कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के साथ काम करेंगे तो आपको स्टेट अपडेट करते वक्त किस चीज़ का ख्याल रखना है, म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी। जब आपको ये प्रॉब्लम्स आए तो आप फौरन, ये बात अगर आपको समझ नहीं भी आई ना, तो एटलीस्ट ये बात क्लिक कर जानी चाहिए यार कि आई एम डूइंग रॉन्ग थिंग, कि मुझे रेफरेंस बेस को अपडेट ऐसे नॉर्मली नहीं करना। उसके लिए मुझे क्या करना है, पहले एग्जिस्टिंग स्टेट को इम्यूटेट करना है या कॉपी क्रिएट करनी है, और फिर उसमें कोई नई वैल्यू इंजेक्ट करनी है। अब जरा मजीद वैल्यूज ना, कॉपी का मतलब क्या होता है, अरे के सारे एलिमेंट्स की कॉपी। सॉरी, स्टैक में तो, सॉरी हीप में तो एज अ रेफरेंस ही होगी ना, अरे चाहे वो एक हो चाहे दूसरी हो। मुझे लगता है आपने टाइम बिल्कुल नहीं लगाया उस मेमोरी वाली डायग्राम पे जी जी, मैप बिल्कुल म्यूटेट नहीं करता ओरिजिनल, लेकिन यहाँ मैप का जिक्र ही नहीं है ना। मैप का काम तो सिर्फ डिस्प्ले करना है, यहाँ काम किसका है, अपडेट का है। यहाँ तक बात क्लियर होगी है, सबको क्लियर हो गई है? अभी भी नहीं क्लियर हुई तो अब क्लियर हो जाएगी, जरा देखिएगा 2 मिनट में। अब मैं ये चीज चेंज कर रहा हूं और यहां अरे के बजाय क्या डाल रहा हूं, आप कहेंगे सर शरारतें ही करते रहेंगे, कुछ पढ़ाएंगे भी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना कि ये कॉन्सेप्ट यहां समझ जाएंगे तो आगे। इसमें लेट्स सपोज 3 वैल्यू है, एक प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट का टाइटल है मिसाल के तौर पे रिस्ट वॉच, इस प्रोडक्ट की प्राइस है मिसाल के तौर पे $250 और समथिंग, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है दैट इज सम डिस्क्रिप्शन। ओके जी, क्लियर है? अब मैं ये चाहता हूं कि ऐड 10 टू एलिमेंट्स के बजाय इसे कहता हूं जी अपडेट प्राइस। अब मुझसे ये सवाल नहीं करेगा कि पूरा ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट म्यूटेट कर देंगे भाई,
अपडेट करते वक्त अपडेट प्राइस में इसको भी मैं क्या कह देता हूँ, अपडेट प्राइस, और इसको भी क्या कह देता हूँ, अपडेट प्राइस। पहली चीज़ इसके अंदर से ये ख़त्म कर देता हूँ। पहली चीज़ जो आपने देखनी है, इस यूज स्टेट की इनिशियल वैल्यू क्या है, तो अपडेट कैसे करेंगे, एक मिनट, नाम वेरिएबल का मीनिंगफुल दिया करें, ठीक है। अब हम किसके साथ खेलेंगे, सॉरी प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि ये पूरा का पूरा किसकी इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है। प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट। अब मुझे ये बताएं, कोई शरीफ आदमी ये बता दे कि मुझे इस प्रोडक्ट के अंदर जाहिर है पूरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, मुझे इसकी सिर्फ प्राइस को अपडेट करना है। मुझसे अब भी किसी के ज़हन में ये सवाल है कि पूरा ऑब्जेक्ट चेंज करना है तो क्या करेंगे, अगर है तो बता दे। पूरा ऑब्जेक्ट चेंज करना है तो क्या करेंगे, सेट प्रोडक्ट को कॉल करेंगे, ये मैं बता देता हूँ, अगला जवाब आप बताएंगे। सिंपल वाला मैं बता देता हूँ, ओखा वाला आप बताएंगे, ठीक है। ये करेंगे और सॉरी ये करेंगे और इसके अंदर पूरा नया ऑब्जेक्ट बना देंगे, तीनों प्रॉपर्टीज नहीं लिख देंगे। तो ये क्या कर देगा, ओरिजिनल को म्यूटेट करके नया ऑब्जेक्ट उसकी जगह रिप्लेस कर देगा, म्यूटेट कर देगा ना, मतलब ओरिजिनल को खत्म करके नया ऑब्जेक्ट ले आएगा। तो पूरा ऑब्जेक्ट करना है तो इट्स नॉट अ नन ऑफ अ बिजनेस। मुझे अब आपने ये बताना है कि मुझे पूरा ऑब्जेक्ट म्यूटेट नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या अपडेट करना है, प्राइस। यानी मैं इस बटन पे क्लिक करूं अपडेट प्राइस, तो इस पूरे ऑब्जेक्ट की क्या हो जाए, प्राइस अपडेट हो जाए। लेट्स सी, अच्छा इसको भी मैं खत्म कर दूं, मुझे सिर्फ ऑब्जेक्ट प्रिंट करना है, तो मैं ऑब्जेक्ट कैसे प्रिंट कर सकता हूं, मैं लेट्स सपोज कहता हूं जी कि मेरे पास H1 है, H1 में मैं क्या लिखता हूं, प्रोडक्ट डॉट टाइटल। ये देखें ये ऑब्जेक्ट है ना, तो प्रोडक्ट डॉट टाइटल उसका टाइटल लेने के लिए इसके नीचे आता हूं, P में लिखता हूं प्रोडक्ट डॉट प्राइस, इसके नीचे आता हूं तो मुझे क्या लिखता हूं, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो लेट मी सी P और इसके अंदर ये प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, और ये सारा कुछ चूँकि HTML टैग्स हैं तो HTML टैग्स को रैप करने की ज़रूरत नहीं है। वो रैप करने की ज़रूरत ये है कि तब है कि जब डायनामिक वैल्यू प्रिंट करें, तो डायनामिक जहाँ हम कर रहे हैं वहाँ वैसे ही ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। एनीवेज, अब मेरा सवाल ये है जी आपसे, सवाल ये है कि जब मैं अपडेट प्राइस पे क्लिक करूँ तो टाइटल को भी ना छेड़े, डिस्क्रिप्शन को भी ना छेड़े, सिर्फ किसको अपडेट करे, प्राइस को अपडेट करे। एनी सजेशन, लेट्स सपोज इसको हम कहते हैं जी ये डॉलर्स में जी, 250 से मुझे अपडेट करके $300 करना है और वो इसके क्लिक पे करना है, हाउ इज इट पॉसिबल। प्रॉपर लफ्ज यूज करें ना, अनपैक तो मैंने आपको वैसे बताया ना, डीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। किसको, जरा बोल दे मुझे, डिक्टेट करें, शाबाश। हाँ, सेट प्रोडक्ट, वेरी गुड। सॉरी, गुड, रेस्ट ऑपरेटर, यानी ये स्प्रेड ऑपरेटर नहीं, रेस्ट ऑपरेटर है, स्प्रेड ऑपरेटर भाई। अच्छा आगे, ये ठीक लगाया मैंने, स्प्रेड ऑपरेटर, करली ब्रैकेट। सबसे पहले ये याद रखिए कि जो इनिशियल स्टेट है, अपडेट करते वक्त भी स्टेट की शक्ल वही होनी चाहिए। तो शक्ल इनिशियल क्या है, ऑब्जेक्ट। अब क्या करूं, स्प्रेड ऑपरेटर, हाँ। अब क्या करूं, सॉरी, वो दोनों एक ही बात है, वो आसानी के लिए बताई थी, इसके बाद वो भी कर लेंगे, वो करें ये करें एक ही बात। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे। ये क्या करेगा, ये जो काम आपने करवाया इतना काम क्या करेगा, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की एक कॉपी बना देगा। अब आगे क्या करूं, आगे भी दो सुनो अंदर सर, आगे प्रोडक्ट डॉट प्राइस को, आगे आप कह रहे हैं जी, आप ऑनलाइन सजेशन दिया आपने जी, प्रोडक्ट आप भी दे सकते हैं जल्दी से बेटा, प्राइस क्या करें आगे, हाँ, अच्छा जिन्होंने प्रोडक्ट डॉट प्राइस बोला है उनके ज़हन में क्या है, क्यों बोला आपने प्रोडक्ट डॉट प्राइस।
सर हमने प्राइस को अपडेट करना है बस। ठीक है, तो प्राइस को अपडेट करने में खाली प्राइस नहीं लिखेंगे, प्राइस प्रोडक्ट डॉट प्राइस क्यों लिखेंगे? जी देखिए आप समझ नहीं रहे डी स्ट्रक्चरिंग की फिलॉसफी को। मैं जरा कमेंट में लिख देता हूँ डी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। जब आपने ये किया है ना, प्रोडक्ट को स्प्रेड किया, तो स्प्रेड करने का मतलब क्या है? अनबॉक्स कर दिया। तो अनबॉक्स क्या होगा जो उसके बीच में है? क्या क्या चीज अनबॉक्स होगी? आपका ये आ जाएगा टाइटल। ठीक है सर, आगे समझ। आपको समझ जी, आ जी। गई है? ग्रेट। जो फिजिकल बैठे हैं उनको जी, समझ आ जी। गई है। टाइटल अलग से स्प्रेड हो जाएगा, प्राइस अलग से स्प्रेड हो जाएगी, और डिस्क्रिप्शन अलग से स्प्रेड हो जाएगी। तो आपने अपडेट किसको करना है? तो आप इसके बाद कॉमा डाल के सिर्फ ये नहीं कर सकते प्राइस, और प्राइस। ऑब्जेक्ट की वैल्यू देते वक्त जी। इक्वल टू नहीं देते। इक्वल टू तब देते हैं जब नॉर्मल जेएस कन्वेंशन में अपना डी स्ट्रक्चर या स्प्रेड रिएक्ट करते वक्त तो आप ये नहीं कर सकते। तो अब आप देखिएगा होगा क्या, ये यानी इसका मतलब ये है कि स्प्रेड करके तीनों को ये कर दो। साथ में मैंने फिर प्राइस लिखा तो प्राइस 2 दफा नहीं आ गई। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में एक ही प्रॉपर्टी 2 दफा आएगी तो बाद वाली पहली वाली को क्या कर देगी? तो इस प्राइस में क्या होगा, यानी ये पूरा यूं होगा, मैंने आधा लिखा है, पूरा ये होगा टाइटल दिस। डी स्ट्रक्चरिंग का मतलब समझा रहा हूं लिखकर, अब भी ना समझ आए तो फिर। और इसी तरह प्राइस एग्जिस्टिंग वाली क्या आ जाएगी? 250। डिस्क्रिप्शन एग्जिस्टिंग वाली क्या आ जाएगी? ये वाली। और फिर प्राइस आ जाएगी। तो एक प्राइस ये है, एक प्राइस ये है, तो ऑब्वियसली सेम प्रॉपर्टी अगर 2 दफा आए तो अब ये क्या, ये वाली प्राइस लेगा या ये वाली प्राइस लेगा? ये उसी को ओवरराइड करके क्या करेगा? एक ही प्राइस ले लेगा विच इज 300। तो इस केस में मुझे यहां प्रोडक्ट लगाने की जरूरत है नहीं ना, प्राइस कॉलन 300। अब आपको अगर ये समझना है ना बेटा, प्लीज वीडियो को देख के ये समझ लीजिएगा कि इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज हैं सबको खोल दो, अनपैक कर दो, और अनपैक करके ये ऐसे ही दिखेंगे ना। जब अनपैक कर दी तो फिर इसमें एक नई प्रॉपर्टी डालो और उसकी वैल्यू वो कर दो। समझ आइए बात? अब अगर मैं जाऊंगा इफ एवरीथिंग गोज वेल, आई होप सो एंड आई सपोज सो, if nothing is broken, it is getting it like that। ठीक होगी बात? यहां तक कोई समझ आ गई सबको? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बगैर म्यूटेट किए ओरिजिनल चीज को हम एक नई वैल्यू इसमें क्या कर रहे हैं? अपडेट कर रहे हैं। और ये हम बहुत दफा करेंगे। ई कॉमर्स की वेबसाइट पे आप जो ऐड टू कार्ट कर रहे होते हैं और कार्ट के प्लस पे जाके क्वांटिटीज को इंक्रीज डिक्रीज कर रहे होते हैं, वो सारी इस फिलॉसफी की बेस पे हो रही है। समझ आ गई बात? एनफ स्टेट जी, कॉम्प्लेक्स स्टेट भी समझ आ गई आपको, सिंपल स्टेट भी समझ आ गई। कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑब्जेक्ट और अरे के केस में, और इसमें सिर्फ आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने डाटा लॉस नहीं करना, आपने ओरिजिनल चीज़ को जाके म्यूटेट नहीं करना। समझ आ गई बात? और अगर अब भी किसी को समझ नहीं आए कि ऐसा शहजादा है हमारी क्लास में, तो स्टिल नो वरीज। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठी होनी चाहिए, हाँ यार इस तरह की कोई चीज़ होती है जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है। जब 1-2 दफ़ा सर पे पड़ेगी तो खुद ही ठीक हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ठीक है ना? एटलीस्ट सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए यार कि दिस इज द प्रॉब्लम, दिस यानी कॉम्प्लेक्स स्टेट मे कॉज द प्रॉब्लम्स। चले अब हम ये जिक्र और कहानी ख़त्म करते हैं, और अगर मुझे स्टिल इजाज़त दें तो इफ़ वी हैव टाइम तो हम प्रॉप्स को देख लेते हैं। 3 मिनट हैं तो 3 मिनट में प्रॉप्स हमारा कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि प्रॉप्स होता क्या भला है। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा बोले सॉरी 1 मिनट जी बोले। हेलो जी सर प्लीज डीप कॉपी और शैलो कॉपी को थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिएगा। अच्छा, मैं वैसे अभी अगर डिफाइन कर दूं तो पहले जो चीज़ें की हैं ये हम सब लोग संभाल लें तो बहुत अच्छी बात है। डीप कॉपी और शैलो कॉपी का मतलब ये कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर प्रॉपर्टी की वैल्यू में फिर ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर फिर एक प्रॉपर्टी है, उसके अगेंस्ट फिर ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में सेव करेंगे या दोनों को कंपेयर करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं वो प्रॉपर्ली कंपेयर नहीं होते। ठीक है, इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट शैलो कॉपी होता है, डीप कॉपी नहीं होती। यानी अगर उसके अंदर कोई नेस्टेड वैल्यूज हैं तो वो सिर्फ टॉप लेवल की प्रॉपर्टीज को कॉपी करती हैं दूसरे ऑब्जेक्ट में,
इसको हम शैलो कॉपी कहते हैं। और डीप कॉपी का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जिससे हम डीप कॉपी क्रिएट कर सकते हैं कि अगर नेस्टेड ऑब्जेक्ट है तो जितने लेवल तक वो नेस्ट हुआ हुआ है उसकी सारी की सारी चीज़ें जो है वो कॉपी होनी है ऑब्जेक्ट में। ये जिन्होंने सवाल किया प्रॉबेबली उनको पता है कि डीप कॉपी क्या है और शैलो कॉपी क्या है, तो इसलिए मेरे ख्याल में वो समझ भी गए होंगे थोड़ा बहुत। जिन्होंने नहीं सवाल किया तो उनके लिए मैं अभी इसको मजीद डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा इंटेंशनली। जी सर मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं था, इस वजह से मैंने पूछा है। मैं विद एग्जांपल क्लियर करेंगे जी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी हमारी, टेंशन ना लें आप। जी फिलहाल आपको ठीक सिर्फ है। कॉन्सेप्ट बन गया कि इसका ताल्लुक सिर्फ ये है कि अगर आपका एक सिंपल ऑब्जेक्ट है उसको आप किसी दूसरे वेरिएबल में सेव करते हैं या किसी के साथ कोई कंपैरिजन वगैरह बनाते हैं तो वो नॉर्मली क्या होगा, शैलो कंपैरिजन होगा। वजह क्या है कि वो जो ऑब्जेक्ट कॉपी होगा वो उसकी शैलो कॉपी बनेगी नेस्टेड ऑब्जेक्ट की। तो अगर आपने उस ये चाहते हैं कि आप पूरे नेस्टेड ऑब्जेक्ट को कंपेयर करें या असाइन करें किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो उसके लिए आपको डीप कॉपी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एंगुलर वगैरह में या बाकी लैंग्वेजेस एडवांस हैं उनमें कुछ बिल्ट इन फंक्शन आते हैं, जैसे क्लोन डीप नाम का एक फंक्शन है, वो ऑटोमेटिकली डीप कॉपी बना देते हैं ऑब्जेक्ट की। अदरवाइज हमें प्लेन वनीला जेएस में ये काम करना हो तो हमें मैनुअली करना पड़ता है खुद से कुछ उसकी सारी फिलॉसफी। या एक और सिंपल सा तरीका है जेसन स्ट्रिंगिफाई वाला, कि जेसन स्ट्रिंगिफाई करके उस डीप ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किया जा सकता है, बट ऑब्वियसली आई विल एक्सप्लेन। तो एनीवेज, सॉरी कोई और क्वेश्चन है? जी सर, मैं कहना चाह रहा था कि आप हमें कोई टास्क दे देते कि जो अब तक हमने पढ़ा है वो मुझे अप्लाई हो जाता। मैं लिटरली मैं बड़ा शौकीन हूँ इस चीज़ का। मैं सिर्फ एक टॉपिक अवे हूँ टास्क से, क्योंकि मैं लाइक करता हूँ कि टास्क दूँ। प्रॉप्स पढ़ाने दें, वो जो अब टास्क प्रॉप्स पढ़ाने के बाद दूंगा वो कोई मीनिंगफुल होगा, वो नज़र भी आएगा, मतलब सिर्फ काली स्क्रीन नहीं होगी, थोड़ा सा ग्राफिकल टच भी होगा बीच में, तो दैट वुड बी ईजी वन फॉर मी टू प्रॉब्ली। ये मैं इवन अपनी कमिटमेंट लेट कर चुका हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये आपने बहुत शुरू में किसी ने कहा था कि आप टास्क दिया करें, और मैं बार बार 2-3 दफ़ा आपको पोस्टपोन कर चुका हूँ ये कह के जी दूंगा दूंगा दूंगा। तो मे बी कल हम इसको शायद डिस्कस कर सकें, या मैं कुछ सोच के आऊँगा या पहले से कोई टास्क बना लूँगा और वो आपसे शेयर कर दूँगा, क्योंकि अभी अगर हम टास्क प्लान करना बैठ गए तो मज़ीद टाइम लग जाएगा हमारा। इसके अलावा जी कोई सजेशन, कोई क्वेश्चन? ये जो आपकी कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट है ना, इसको आपने थोड़ा सा लाजमी 2-3 बार बेशक वीडियोस को देख लें, ये लाजमी कवर कीजिएगा। और कल हम प्रॉप्स करेंगे। प्रॉप्स इज़ नथिंग, मैं उसका सिर्फ इंट्रो दे देता हूँ। हमारी जितनी भी स्टेट्स हमने पढ़ी हैं ये हमारी इस कंपोनेंट की लोकल स्टेट्स हैं। यानी मिसाल के तौर पे मेरा जो प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्ले हो रहा है ना, मैं चाहता हूँ ये प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्ले ना हो, मैं इस पूरे के पूरे प्रोडक्ट को अगले कंपोनेंट में भेज दूँ। अगला कंपोनेंट कौन है? 3 है ना, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट इस फंक्शनल कंपोनेंट की लोकल स्टेट है। मैं इस लोकल स्टेट को कहाँ भेजना चाहता हूँ? किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड एज स्टेट शेयरिंग, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से प्रॉप्स इन रिएक्ट। द सेकेंड पिलर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिएक्ट, ठीक है, स्टेट और प्रॉप्स। और बहुत ज़्यादा यही चीज़ें यूज़ होंगी, स्टेट प्रॉप्स, स्टेट्स प्रॉप्स, स्टेट्स प्रॉप्स, स्टेट प्रॉप्स, स्टेट प्रॉप्स, माइट भी इसके अलावा बाहर हम कम ही निकलेंगे शायद। तो इसके लिए मैं इतना टाइम इन दोनों पे इसलिए लगा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू फ्रॉम माय साइड। अगर